वेलकम इन भीम 99 स्टडी। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का अध्याय 3 धातु एवं अधातु। वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु वर्गों में बांटा गया है। ये तत्व धातु होते हैं और अधातु होते हैं। तो धातुओं के कुछ उदाहरण जैसे कि आयरन Fe, एल्युमिनियम Al, चांदी Ag, कॉपर Cu, गोल्ड Au, पोटेशियम K, सोडियम Na, ये सब धातुएं होती है। इसी तरह से कुछ अधातुओं के भी उदाहरण हैं जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन N, सल्फर S, ऑक्सीजन O, फास्फोरस P, क्लोरीन C। इसी प्रकार से अनेक अधातुएं हैं। अब धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म पढ़ते हैं। जैसे धात्विक चमक की बात करें तो धातुओं की सतह चमकदार होती है। कोई भी धातु हो उसकी सतह चमकदार होती है। जैसे कि सोना की धातु चमकदार होती है Au। और इसी तरह से अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला है। एक अपवाद है आयोडीन। आयोडीन अधातु है लेकिन फिर भी यह चमकीला है। कठोरता की बात करें तो धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं और ये इतने मुलायम होते हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। जैसे कि सोडियम हो गया, सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबो के रखा जाता है। और लिथियम और पोटेशियम ये सब इतने नरम होते हैं कि इन्हें चाकू से आसानी से काट सकते हैं। अधातुएं अधिक कठोर नहीं होती हैं। कार्बन का एक अपरूप हीरा है जो कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। कार्बन का एक अपरूप हीरा है और हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। रूप धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं लेकिन मरकरी Hg जो होता है ये सामान्य ताप पर द्रवित अवस्था में पाया जाता है। इसी तरह से अधातुएं ठोस या गैस के रूप में पाई जाती हैं परंतु ब्रोमीन अधातु होते हुए भी द्रवित अवस्था में पाया जाता है। तो धातु में द्रवित अवस्था पूछा जाएगा तो मरकरी और अधातु में द्रवित अवस्था पूछा जाएगा तो ब्रोमीन होगा। आघात वर्धनीयता तो धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे ही आघात वर्धनीयता कहते हैं। जैसे लोहे को पीट करके फावड़ा बनाया जाता है। तो फावड़ा बनाया जाता है तो ये पतली चादर के रूप में पीट करके इसे बना लिया तो आघात वर्धनीयता है। लेकिन अगर अधातुओं को पीटेंगे तो ये टूट जाएगा अर्थात ये आघात वर्धनीय होता है। इसे भंगुरता भी कहते हैं। भंगुरता यानी कि इसे जैसे ही हथौड़े से चोट करेंगे तो टूट जाएगा। जैसे कि कोयला हो गया, कोयला पर अगर आप हथौड़े से चोट करें तो कोयला से टूट जाएगा। अब पढ़ते हैं तन्यता। तो धातुओं में तन्यता का गुण होता है। तन्यता का मतलब होता है कि तार के रूप में परिवर्तित करना। धातुओं को खींच करके हम तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे Au है गोल्ड, इसके 1 ग्राम में Au के 1 ग्राम में 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। Au गोल्ड है, इसके 1 ग्राम में 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। इसकी इतनी ज़्यादा तन्यता होती है। और अधातुएं में तन्यता का गुण नहीं होता अर्थात इनसे पतले तार खींचकर बनाए नहीं जा सकते हैं। अगला विद्युत व ऊष्मा के चालक। तो धातुएं विद्युत व ऊष्मा की चालक होती हैं, सुचालक होती हैं। धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है।
जो सामान्य धातुएं होती है इनमें विद्युत चालकता व ऊष्मा का गुण पाया जाता है। सीसा और मरकरी को छोड़ करके, लेड, सीसा और मरकरी, इनमें ऊष्मा के सुचालक नहीं है, जबकि सामान्य अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती हैं। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट है विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होता है, जो पेंसिल का जो राड होता है वो ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, जबकि यह अधातु है। घनत्व, सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक होता है धातुओं के घनत्व अत्यधिक उच्च होते हैं और गलनांक भी उच्च होता है। सोडियम और पोटेशियम का घनत्व तथा गलनांक बहुत कम होता है। अभी ऊपर पढ़े थे कि इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अधातुएं सामान्यतः इनका घनत्व व गलनांक कम होता है। ध्वनि की बात करें तो धातुएं जब आपस में टकराती हैं तो इनमें से धात्विक ध्वनि आती है। कठोर सतह से ये टकराती हैं तो इनमें आवाज़ उत्पन्न होता है, और अधातुओं में कोई विशेष धात्विक ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। ऑक्साइड, अधिकतर धातुएं क्षारीय अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे कि MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड है, जबकि अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। SO2 अम्लीय ऑक्साइड है। धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, धातुएं क्षारीय ऑक्साइड और अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्षारीय धातु है और ये SO2 अम्लीय ऑक्साइड है। अब पढ़ते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। तो धातु का अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन से कराएंगे तो धातु ऑक्साइड बनेगा। जैसे एक कॉपर की अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन से कराया गया तो कॉपर ऑक्साइड बना है, जो कि काले रंग का होता है। एल्युमिनियम का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो Al2O3 प्राप्त होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। जैसे मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराना है तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, इसकी 2 होती है, -2 ऑक्सीकरण संख्या इसका +2, तो प्लस माइनस कट जाएगा MgO2, लेकिन इसको हम लोग MgO कर देंगे 2MgO, ये दोनों कट जाएगा Mg, ऐसे करते हैं Mg+O, तो Mg इस पे -2 होता है, इस पे +2 होता है, तो ये दोनों कट जाएंगे तो बन जाएगा MgO। ये 2 के रूप में रहता है, इसलिए संतुलित करने के लिए 2MgO। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती हैं। जो भी धातुएं होती हैं, अलग अलग धातुएं ऑक्सीजन से अलग अलग अभिक्रिया करती हैं। सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेती हैं, जिसे रोकने के लिए उन्हें किरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन के तेल में रखा जाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन पाते ही आग पकड़ लेते हैं। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड वायु के साथ धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है तो यह काले रंग का हो जाता है, और जिसके कारण यह इसके तार जो है सुरक्षित रहते हैं, इनका संक्षारण नहीं होता है। आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन ज्वाला में लौ चूट डालने पर यह तेजी से जलने लगता है।
कापर भी प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन इस पर काले रंग के कापर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। चांदी गोल्ड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं क्योंकि यह अक्रिय धातुएं हैं। यह किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये हमेशा चमकते रहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड वे धात्विक ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं, तो इन्हें अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड है, ये अम्ल से अभिक्रिया करके AlCl3 और H2O बनाता है। और इसी तरह से Al2O3 यानी OH क्षार से अभिक्रिया करके सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन बनाता है। सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड को सोडियम एल्यूमिनेट भी कहते हैं। जल के साथ अभिक्रिया धातुएं जल के साथ अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन बनाती हैं। धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम ये 3 धातुएं जो होती हैं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर जाती हैं। और मैग्नीशियम होता है जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। कैल्शियम मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के सतह पर चिपक जाते हैं। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम तैरने लगते हैं जब यह अभिक्रिया कर जाते हैं ऑक्सीजन से। तो धातुएं जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती हैं, तो लेड कॉपर गोल्ड और सिल्वर ये धातुएं जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती हैं। लेड कॉपर गोल्ड और सिल्वर। कुछ धातुएं भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं, जैसे एल्युमिनियम आयरन और जिंक भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे पढ़ते हैं। सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। इसके साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है। जैसे अगर इस अभिक्रिया को किया जाए तो Na पर एक प्लस होता है और जो जल है जल टूटता है H+ और OH- में। तो सोडियम और हाइड्रोक्साइड आपस में अभिक्रिया करके बना देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन अलग हो जाता है जो गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। आगे कैल्शियम भी जल के साथ अभिक्रिया करता है। तो कैल्शियम पर होता है 2+, Ca पर 2+ और जल का होता है H+ और OH-, टूट जाएगा जल। तो कैल्शियम हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके बना देगा CaOH का होल्टोइज। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये जो 2 है ना OH के नीचे आ जाएगा और एक है कैल्शियम के नीचे आ जाएगा। तो CaOH का होल्टोइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसके साथ प्राप्त होता है हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार मैग्नीशियम का जल से अभिक्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम जब अभिक्रिया करता है H+ और OH- से, तो मैग्नीशियम पे 2+ होता है तो ये वाला इसके OH के नीचे और एक जो है -1 Mg के नीचे, तो ये हो जाएगा MgOH का होल्टोइज। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस H2 प्राप्त होता है।
एल्युमिनियम जल के साथ अभिक्रिया करता है तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और H2 प्राप्त होता है। इसी तरह से आयरन जल के साथ अभिक्रिया करके फेरिक ऑक्साइड और H2 प्राप्त करता है। धातुओं की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया, जो धातुएं होती हैं तनु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती हैं। देखिए आयरन का अभिक्रिया अगर HCl से कराया गया है तो आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन प्राप्त हुआ है। इसी तरह से मैग्नीशियम का अगर HCl से अभिक्रिया कराएं तो मैग्नीशियम पे 2 प्लस होता है, H पे 1 प्लस और Cl पे 1 माइनस होता है। तो प्लस माइनस आपस में अभिक्रिया करेंगे तो MgCl2, ये जो 2 है Mg का Cl पे आ जाएगा, MgCl2 प्लस H2। जिंक का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। एल्युमिनियम का HCl से अभिक्रिया करेंगे तो एल्युमिनियम क्लोराइड और H2 प्राप्त होता है। तो कॉपर, सिल्वर, मरकरी तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। कौन कौन नहीं करते हैं? तो कॉपर, सिल्वर और Hg, कॉपर, सिल्वर और Hg तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया, धातु लवण विलयन, धातु प्लस लवण विलयन बनाता है लवण विलयन प्लस धातु। इनके कुछ सवाल सक्रियता श्रेणी पर भी आधारित होते हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी से कहते हैं। ये देखिए पोटेशियम सबसे क्रियाशील धातु पोटेशियम, इसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe अधिक क्रियाशील धातुएं होती है। ऊपर की धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं और नीचे की धातुएं कम क्रियाशील होती है, यानी कि ये क्रियाशीलता का घटता क्रम है। ऊपर से नीचे आएंगे तो क्रियाशीलता का घटता क्रम। हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है कॉपर, Hg, Aq, Au, ये Ag है, सिल्वर Ag, ये सब कम क्रियाशील धातुएं हैं। धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया, तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता को उसको पूर्ण करने वाले प्रवृत्ति के रूप में समझा जा सकता है। जैसे कुछ धातुएं होती है जो अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने की कोशिश करते हैं, या लगभग सभी धातुएं अपने अंतिम कोश में या तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने की कोशिश करते हैं, जिसे अष्टक नियम भी कहते हैं। जैसे NaCl अणु के बनने का दिखाया गया है, तो सोडियम जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 1। तो अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, या तो यह 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, सोडियम या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, या अंतिम कोश में जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर किसी दूसरे को दे दे तो 8 पूरा हो जाएगा। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्व को दे देता है। 1 इलेक्ट्रॉन जब दूसरे तत्व को दे देगा तो देखिए अंतिम कोश में 2 और 8, यानी कि अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बचे और ये 8 ही पूरा करना चाहता है। इसी तरह से क्लोरीन है, क्लोरीन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो एक इसमें और अगर ऐड कर देते हैं तो इसमें अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। देखिए यहाँ पे एक ही ऐड कर दिया गया तो 2 8 और 8 हो गया। तो कुल मिलाकर के सोडियम के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन अधिक है और क्लोरीन के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन कम है। तो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम क्लोरीन को दे देगा तो सोडियम के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और क्लोरीन के भी अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसमें एक परमाणु दाता होता है और दूसरा ग्राही होता है। जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उनके ऊपर प्लस लिखते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उतने प्लस लिखेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर उतना ही माइनस लिखेंगे जितना इलेक्ट्रॉन लेगा। तो सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा था तो 1 प्लस,
क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा था तो एक माइनस लिख दिए। आयनिक यौगिक, विपरीत आवेश आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थैतिक वैद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। तो आयनिक यौगिक बनने के लिए एक होता है प्रबल धनायन होना चाहिए और एक प्रबल ऋणायन होना चाहिए। इन ऐसे यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, भौतिक प्रकृति, ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं। ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। आयनिक यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं, जैसे कि नमक NaCl। गलनांक एवं क्वथनांक, आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं। घुलनशीलता, आयनिक यौगिक प्राय जल में घुलनशील होते हैं व केरोसिन पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। जैसे नमक को डालेंगे इसमें केरोसिन या पेट्रोल में तो अविलेय रहेगा, लेकिन जल में डालेंगे तो जल में घुल जाएगा। विद्युत चालकता, तो इनमें विद्युत चालकता गलित अवस्था में ये विद्युत का चालन करते हैं। ये ठोस रूप में भी विद्युत का चालन नहीं करते हैं, लेकिन तो गलित अवस्था में विद्युत का चालन कर लेते हैं। जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। धातुओं की प्राप्ति, खनिज, धातुएं कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो खनिज से प्राप्त होते हैं। पृथ्वी में प्राकृतिक रूप में उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। जो भी तत्व रहता है प्राकृतिक में जिस रूप में उपस्थित रहता है उसे खनिज कहते हैं, परंतु अयस्क खनिज से थोड़ा सा अलग है। वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती हैं और उसे निकालना लाभकारी होता है उसे अयस्क कहते हैं। यानी कि वे खनिज जिनमें से धातु अधिक मात्रा में और कम लागत में तथा आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं उन्हें अयस्क कहते हैं। जैसे कि कापर पायराइड CuFeS2, ये कापर का अयस्क है। सिल्वर ग्लास सिल्वर का अयस्क है। इसी तरह से हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, क्रायोलाइट, बहुत सारे अयस्क हैं। सक्रियता श्रेणी एवं संबंधित धातु कर्म, सबसे अधिक क्रियाशील जो धातुएं होती है जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये धातुएं स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती हैं। इनका विद्युत अपघटन किया जाता है। मध्य क्रियाशील धातुएं जैसे कि जिंक, आयरन, लेड, कॉपर और मरकरी सल्फाइड, ऑक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। सबसे कम अभिक्रियाशील जैसे कि सिल्वर और गोल्ड होता है, ये स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, ये किसी के साथ नहीं रहते हैं। धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण करने के लिए अयस्क से धातु प्राप्त करते हैं। अयस्क से धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातु का निष्कर्षण करते हैं। इसमें अयस्कों का समृद्धिकरण किया जाता है, फिर धातु का निष्कर्षण, इसके बाद इसका शोधन किया जाता है। तो इसको चार्ट के माध्यम से समझते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले अयस्क लेंगे, अयस्क का फिर सांद्रण करेंगे, इसे पीसेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा। पहले हथौड़ी से थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाएगा। अब इसमें देखा जाएगा कि उच्च अभिक्रियाशील धातु हैं कि मध्य अभिक्रियाशील धातु है कि निम्न अभिक्रियाशील धातु हैं। उच्च अभिक्रियाशील धातुओं गलित धातु का विद्युत अपघटन किया जाएगा, इसे गला लिया जाएगा और अपघटन करके फिर शोधन किया जाएगा। मध्य अभिक्रियाशील धातुएं होती है जैसे कि सल्फाइड अयस्क होते हैं और कार्बोनेट अयस्क होते हैं। सल्फाइड अयस्क में मरकरी सल्फर के साथ है और जिंक सल्फाइड है, और कार्बोनेट अयस्क में जिंक कार्बोनेट। इनका भर्जन किया जाता है, वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करना भर्जन कहलाता है। असीमित मात्रा में निस्तापन, धातु का ऑक्साइड ले लेंगे, इसका आप चयन करेंगे, इसके बाद धातु का शोधन होता है। अब
धातु कर्म में संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं पढ़ेंगे। जैसे गैंग किसे कहते हैं, तो पृथ्वी से खनिज अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियां पाई जाती है, जिन्हें गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। भर्जन, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइडों में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। जैसे जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। इसी तरह से निस्तापन है, तो कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। जैसे कि जिंक कार्बोनेट का भर्जन निस्तापन करेंगे, जिंक कार्बोनेट का निस्तापन करेंगे तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। अगला है अपचयन। धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचय का उपयोग करके धातु प्राप्त की जा सकती है। जैसे जिंक ऑक्साइड है, इसे कार्बन के साथ गर्म करके जिंक तथा CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। ये जो है कोयला है। धातुओं का परिष्करण, धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनीय परिष्करण है। तो विद्युत अपघटनीय परिष्करण समझते हैं क्या होता है। ये है विद्युत अपघटनीय परिष्करण। ये कैथोड का काम कर रहा है, ऋण प्लेट, धन प्लेट एनोड का काम करता है। इस कैथोड जो है ऋण प्लेट पर कॉपर Cu पर 2+ जाता है और एनोड है, जो एनोड बना है कॉपर की छड़ है और कॉपर इसमें आकर के घुल जाता है इस विलयन में। अम्लीय कॉपर सल्फेट इस विलयन में भरा हुआ है और ये टैंक है, पूरा ये टैंक है। इसमें ये अपद्रव्य नीचे आकर के बढ़ जाते हैं एनोड पंख के रूप में। एनोड पर अशुद्ध तांबा होता है, कैथोड शुद्ध तांबा का बना होता है। एनोड अशुद्ध तांबा का और कैथोड शुद्ध तांबा का बना होता है। विलयन कॉपर सल्फेट का विलयन इसमें डालता है इस टैंक में, और तनी सल्फ्यूरिक अम्ल की सूक्ष्म मात्रा भी इसमें मिला दी जाती है। विद्युत अपघट्य से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। अविलेय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। यानी कि जो नीचे जैसे कि ये देखिए, ये एनोड पंख है, नीचे जो अशुद्धियाँ प्राप्त हो रही है इसे एनोड पंख कहते हैं। इसमें जो विलयन भरा गया है कॉपर सल्फेट का विलयन भरा गया है। शुद्ध धातु का कैथोड है और अशुद्ध धातु का एनोड बना है, यानी कि कॉपर, दोनों कॉपर की छड़ है। इसमें जैसे ही करंट शुरू करते हैं तो ये अभिक्रिया होना शुरू हो जाता है। अब पढ़ेंगे संक्षारण। दोस्तों यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। संक्षारण, धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता एवं वायु आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती है, यानी कि धातुएं खराब हो जाती है। जैसे जंग का लगना, लोहे की सतह पर जंग लग जाता है और लोहे की सतह टूट करके गिरने लगती है। इसी तरह से सिल्वर है, तो सिल्वर वायु की उपस्थिति में सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण वस्तुएं काली हो जाती हैं। कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। लोहे का संक्षारण, आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ
की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। संक्षारण से सुरक्षा, संक्षारण से सुरक्षा करने के लिए जंग पर लगे लोहे को बचाया जा सकता है। इसमें पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, यशद लेपन करके, क्रोमियम लेपन द्वारा या एनोडीकरण करके या मिश्र धातु बना करके धातुओं को संरक्षित कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं यशद लेपन किसे कहते हैं। यशद लेपन लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इसे यशद लेपन कहते हैं। तो लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना ही यशद लेपन कहलाता है। कुछ मिश्र धातुएं पढ़ते हैं। मिश्र धातुएं दो या दो से अधिक धातुएं या अधातु और अधातु के समांगी मिश्रण होते हैं। धातु या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कि पीतल, पीतल में कॉपर और जिंक होता है, तो इसको याद करेंगे। ट्रिक है पिताजी, पिताजी। अब पीतल का बर्तन शादी ब्याह में दिया जाता है, तो पीतल का बर्तन लाने के लिए मार्केट में जाएंगे पिताजी, और पिताजी आपको बर्तन लाकर खरीद करके देंगे। तो पी से पीतल हो जाएगा, ता से तांबा यानी कि कॉपर, और जी से जिंक। इसी तरह से हो जाएगा कांसा। तो कांसे को याद करने का ट्रिक है कांसे की ताटी, कांसे कांसे की ताटी। गांव में हम लोग जो झोपड़ी होता है उसके आसपास कांसे की कांस होता है, जूठा कांस का जो है ताटी लगाते हैं उसको घेरने के लिए। तक कांसा से कांसा हो जाएगा, ता से तांबा यानी कि कॉपर, और टी से टीन, कांसे की टाटी। इसी तरह से सोल्डर, सोल्डर, सोल्डर में लेड और टीन होता है। सोल होता है, सोल का मतलब जो पैर होता है, सोल पैर को कहते हैं, जूता में सोल। सोल में अगर टीन और लेड गड़ जाएगा तो काफ़ी दर्द होगा। सोल यानी कि पैर में लेड और टीन गड़ जाएगा तो काफ़ी दर्द होगा। शोल्डर में लेड और टीन। अमलगम, अमलगम होता है मरकरी के साथ कोई धातु, मरकरी के साथ कोई धातु मिला देंगे तो इसे अमलगम कहेंगे। जैसे AuHG के साथ मिल गया तो गोल्ड अमलगम हो गया। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसी तरह से वीडियो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।